नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप भी इस सत्र में जुड़िए। इसके लिए जो है ग्रुप की वो मैं शेयर कर दूंगी। इस फेसबुक लाइव सत्र में जो चार्ट रहता है उसमें लोग इसको डाल देते हैं और आप भी डायरेक्ट इस ग्रुप से जुड़िए ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं और आपका जो भी सारे क्वेश्चंस है उसका भी आपको जवाब मिलता रहेगा। और फिर महीने भर में अलग अलग ग्रुप से अलग अलग सेशंस हम लोग चलाते हैं जिसमें कुछ एक्सपर्ट वेबिनार सीरीज भी होती है। तो इस प्रकार से इस सत्र को हम लोग चलाते रहते, तो आप भी अपने तरीके से इसमें जुड़ने का जरूर प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हमारा विचार रहेगा अवगाह स्वेद को लेकर मैं बात करूंगी आज की। स्त्री रोगों में अवगाह स्वेदन का कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अवगाहन यानी टब बात, बहुत सिंपल तरीका, यानी इतना सिंपल है कि आपको किसी बहुत ज्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में जो भी अवेलेबल होगा, जो भी मेडिसिन है, उसी से काम चला ले सकते हैं लोग। ये बेहतरीन चिकित्सा है और ये एक एक्सटर्नल थेरेपी यानी बाह्य चिकित्सा के रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। वैसे स्त्री रोगों के लिए हम स्थानिक चिकित्सा का भी प्रयोग करते हैं। इसको आप स्थानिक में भी काउंट कर सकते हैं, इसको आप बाह्य चिकित्सा के रूप में भी काउंट कर सकते हैं। अवगाह स्वेदन, आपको ज्यादातर लोगों को लगता है कि टब्बात ये केवल स्थौल्य के लिए या कुछ जैसे पाइल्स के लिए ही लिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। इसको लेकर हमने हमारी गायनी की जो किताब है, स्त्री रोगों की किताब है स्थानिक चिकित्सा, इसमें भी इसका चैप्टर दिया है विस्तारित रूप से अवगाहन चिकित्सा को लेकर। आज वही कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ अनुभव भी कि अवगाहन चिकित्सा जैसे बहुत सिंपल तरीके से मैंने मेंस्ट्रुअल पेन में मैं इसका उपयोग बताती हूँ। मेंस्ट्रुअल पेन के लिए आप शुरू करिएगा। जैसे अभी अवगाहन हमें जहां पर आपको एक्चुअली अवगाहन यानी आप शरीर का कोई भी अवयव हिस्सा कुछ विशिष्ट औषधीय काढ़ों में तेलों में डुबो कर रख सकती है। आप इसमें आपके नी पेन है उसमें आप कर सकती है, आपको हील पेन है और वहां पर भी आप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हील पेन में। बट आज मैं खास रूप से गायनिक में कहाँ कहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैं मेंस्ट्रुअल पेन की बात कर रही थी, तो मैंने कई सारे रुग्णों को निर्गुंडी और दशमूल का एक ये बनाकर थोड़ा सा घोल बनाकर, या आप जैसे पत्ते अवेलेबल हो जाते हैं, आपको एरंड के डाल सकते हैं या आप निर्गुंडी के पत्ते डाल सकते हैं, आप अर्क के पत्ते डाल सकते हैं। ऐसे पत्ते डालकर गर्म पानी में जितना आप सहन कर सकते हैं उस तरीके से इसमें उस पेशेंट को अवगाह स्वेदन के लिए बताया है और वो मेंस्ट्रुअल पेन में काफी उसको राहत मिलती है। अवगाहन स्वेद हम दोषों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिकली जब वात का शमन करना है, कफ का शमन करना है, इसके लिए बेस्ट रहता है। इसमें हम लोग पित्त अगर प्रकृति है या पित्त जनित अवस्था है तो थोड़ा सा विचार करके हमें यहाँ पर इसका प्रयोग करना पड़ेगा। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। अवगाहन का मैं सामान्य तरीका बता देती हूँ और फिर मैं आपको जैसे इसको अलग अलग व्याधियों में किस किस प्रकार से यानी कौन से व्याधियों में किस औषधि का अवगाह करना चाहिए इसको लिखकर हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए आज के सत्र में सबसे पहले तो मैं नॉर्मल विधि बताती हूँ अवगाहन की कैसे करना है। अवगाहन करने के लिए आपको एक टब चाहिए और कुछ पानी की व्यवस्था चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं लगेगा इसमें। एंड प्रोसीजर में जैसे अगर आपको ये करना है तो बड़ा सा टब बात के लिए जो या टब लीजिएगा, प्लास्टिक का ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जो आपको जो भी अवयव के हिसाब से भी आप इसको चॉइस कर सकते हैं। जैसे अभी दूध का करना है, आपको बैठना है, पेशेंट को बिठाना है उसमें। आमतौर पर आप लाइक बाथरूम में भी आजकल बाथ टब्स होते हैं या फिर आप कोई भी प्लास्टिक का भी ये बड़ा सा एक गमेला या बर्तन टोकरी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी कोई भी मेटल की चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बट अगर आप जैसे कॉपर की यूज करते हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। दोष शमन का विचार करेंगे तो कॉपर वाली आप खरीद लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है। और बाकी तो आपको कुछ नहीं लगेगा इसमें। बाकी आपको जो भी तेल या जिसका भी काढ़ा या पत्ते यूज करने वो सारा लाकर रखिएगा। और फिर इंडिकेशंस क्या क्या है, इस इंडिकेशंस को देखिए। इंडिकेशंस को मैं विस्तारित रूप से बताऊंगी। अर्श में आप तो रेगुलरली करते हैं सारे लोग। योनि व्यापक में
कई सारे जो योनि व्यापक के प्रकार है, वातज और कफज, उसमें आप इसको कर सकते हो। बस्ती रोग में कर सकते हो, मूत्रकुच्छ, यूटीआई यानी मूत्र व स्त्रोतस के विकारों, भगंदर में, गुद विकारों में, प्रसूति के बाद में सूतिका जन्य व्रण, एपिजोडोमिक वुंड या सूतिका में भी नॉर्मली आप कर सकते हो। सूतिका जन्य, क्योंकि सूतिका अवस्था में वातदोष बड़ा ही प्रकोपित होता है और कटिशूल, बैक पेन और थकान सी बहुत ज्यादा महिलाओं में होती है, तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। सूतिका में, कटिशूल में, डिस्मेनोरिया में, मैं आपको और कुछ भी इसमें बताऊंगी। आप इसको पीसीओडी में यूज कर सकते हैं। आप इसको प्री कंसेप्शन के रूप में जो हम लोग करते हैं ना, उस तरीके से भी इसको कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे इसमें करना है। अभी इसका एक्शन कैसे होता है, तो आप लाइक सूतिका में अगर बात करेंगे तो सूतिका में प्रसव के दौरान भले ही वो सीजर रहा हो या लेबर, नॉर्मल लेबर हो, बट नॉर्मल लेबर में तो वातदोष का बड़ा ही रोल रहता है। जैसे पेन्स आते हैं, लेबर पेन्स आते हैं, तो इसमें वात को ही, अपान वायु ही कार्यरत रहता है। और इसीलिए फिर बाद में चाइल्ड बर्थ के बाद में जो अपान क्षेत्र है, वहां की मसल्स, यूटेरस और सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, उनको पूर्ववत अपना एक पोजीशन में लाना होता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार की एक वात प्रकोप शिथिलता आ जाती है। तो ऐसे अवयवों को आप अपने पोजीशन पर लाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हो। आप सर्जरी के बाद जो पेरिनियम है वो काफी थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, शिथिल हो जाता है, तो इसको स्मूथ करने के लिए भी इसका काम होता है। जो भी एक प्रोस्टेटिस या बाकी का पेन होता है, पुरुषों में भी आप इसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हो। क्रैम्प्स के लिए, पीरियड्स क्रैम्प के लिए मैंने जैसे बताया, इसका बहुत अच्छा रोल होता है। कोई भी पेन जो है, यानी वात की जो समस्या है, वात का शमन करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। हिमोराइड्स के पेशेंट में काफी गुदकंडू होता है, गुदकंडू, इचिंग और लाइक इरिटेशन होता है गुद स्थान पर, तो इसमें भी इसका बड़ा अच्छा रोल है। एनल फिशर, परिकर्तिका में भी पेन और खुजली को कम करने के लिए। और जहां पर कोई प्रोलैप्स की पेशेंट हो, एनल एरिया, यूटीआई इन्फेक्शन, प्रोलैप्स में, योनि भ्रंश में काफी अच्छा रोल है। और अगर कोई महिला बार बार रिपीटेडली अबॉर्शन के साथ अगर उसको फील हो रहा है कि कोई इसका शरीर का अंग बाहर आ रहा है, तो उसको, यानी पेरिनियल मसल को, आपको पूरे, आपके पूरे रिप्रोडक्टिव वजाइनल एरिया के मसल्स को अच्छे से स्ट्रेंथ देने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इवन आप नॉर्मल, जैसे हम लोग बस्ती का प्रयोग करते हैं ना, जो पीचू और बस्ती करते हैं 8वें महीने के बाद में, 9वें महीने में करते हैं, थोड़ा सा पूरा एक प्रकार के नॉर्मल लेब सुख प्रसव के लिए आयुर्वेद में बताया। तो आई थिंक कि हम लोग इसका अवगाहन का प्रयोग सुख प्रसव के लिए भी कर सकते हैं, काफी अच्छे से होगा। हमारा उद्देश्य क्या है इसमें, वात का शमन हो और मसल जो है वो काफी अच्छे से मजबूत बने, क्योंकि डिलीवरी जब अच्छी होती है, नॉर्मल लेबर कब होगा, अगर वो महिला इस पेन को सहन कर सकती है और वो अच्छे से पेन ले सकती है, अपने पूरे ऑर्गन्स को वो अच्छे से ये कर सकती है, एक्सप्लोर कर सकती है, पेन को बियर कर सकती है। तो ये कैपेसिटी डेवलप करने के लिए ही तो हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं, और यानी जो अपत्य पथ है वो स्मूथ हो जाए, तो स्मूथ होने के साथ साथ फिर गर्भ आराम से शरीर के बाहर आ जाए। बस यही उद्देश्य भी हमारा अवगाहन के साथ साध्य होता है। तो आप अवगाहन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है, प्रोसीजर, एक बड़ा सा प्लास्टिक का राउंड टब लीजिएगा जो सूट करे आपको, जैसे भी हो। आप इसको पहले थोड़ा सा क्लीन कर लीजिएगा, डेटॉल के साथ कर सकते हैं, सावलॉन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो आजकल के इसमें जैसे कि कोई ये ना हो, समस्या ना हो, इसके लिए। फिर आप फिल करिए टब को अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि आधा भर दीजिएगा, 3-4 इंचेस, जैसे भी आप इस पेशेंट की हाइट, उसका वेट वगैरह देखकर, एंड गर्म पानी और इसके साथ मेडिकेटेड ऑयल, जो भी, यानी काढ़ा है, जो भी आप जिसके साथ भी अवगाहन देना चाहते हैं, उसको भर कर रखिएगा। बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा ये नहीं, क्योंकि इसके साथ फिर कोई बर्न का केस नहीं होना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। इसको अच्छे से टेस्ट करके देखना, टेम्परेचर चेक करिएगा, एंड आप हाथ पर डालकर देखिएगा, पेशेंट को के हाथ पर डालकर बता दीजिएगा कि इसको सहन हो रहा है क्या। एंड नाउ पेशेंट का जो भी पार्ट, यानी अगर आप हील पेन को ये करते तो हील को, पैरों को, और जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर किया जाता है, उसी तरीके से नाउ डीप द वजाइनल एरिया इनटू द टब एंड फॉर 15 to 20 minutes as patient can bear, जैसे पेशेंट को सहन होता हो। बेंड योर नीज और इफ पॉसिबल डैंगर योर लेग्स ओवर द साइड्स ऑफ द टब, बाहर रखिएगा आप लेग्स को। और अगर पूरा बड़ा टब है जो नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे टाइप का होगा,
तो आप पूरे शरीर का भी इसमें जैसे स्पा चलता है वैसे भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि पर्पज के साथ करेंगे तो ज्यादा इसमें इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, 15 से 20 मिनट के बाद जेंटली उसको निकालिएगा। बहुत ज्यादा रब नहीं करना है, स्क्रब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अच्छे से स्मूथ टॉवल से क्लीन कर लीजिएगा। और बाकी जो पानी है उसमें से कुछ लोग जैसे शिरोधारा का जो तेल होता है उसको कलेक्ट करके रीयूज करते हैं, और बट मुझे नहीं लगता कि इस पानी को हमें रीयूज करना चाहिए, तो इसको फेंक देना ही बेस्ट होता है। तो 20 मिनट्स आप इसको कर सकते हैं, डेली करिएगा। एंड जब तक पानी ठंडा हो जाए तब तक करिएगा। अगर पेशेंट कहता है कि और थोड़ा पानी डालो और उसको कर सकते हैं तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं। आप इसको 7 से 15 दिन के लिए कंटिन्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस प्रिकॉशन ये होनी चाहिए कि आपको इसमें कोई हार्म इरिटेशन ना हो। अगर कोई इरिटेशन होता है तो वहां पे हमें इसको रोकना है। और जैसे कि कई बार सर्जिकल वूंड के साथ ये होता है, तो बिल्कुल इसीलिए आप इसको हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से करें। और लगे आपको तो जैसे मैंने बताया, आप इसमें कोई भी त्रिफला का काढ़ा या जैसे डेटॉल है वो भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिसीज वाइज कहाँ कहाँ पर क्या यूज करना है। सूती का परिचर्या, सबसे पहले हम लोग गायनिक के बारे में बात करेंगे। सूती का परिचर्या में ही इसको डालिएगा, गर्म पानी के साथ करिएगा, बेस्ट है। अगर पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और जैसे कि डिलीवरी के दौरान इपिजियोटोमी की होती है, तो उसके लिए इपिजियोटोमी भरकर आए अच्छे से, तो त्रिफला कषाय, पंचवल्कल कषाय या दशमूल कषाय का यूज करिएगा, बेस्ट है। आप इसमें थोड़ा सा लोध्र भी डाल सकती है। लोध्र संकुचित करता है और जख्म को शोषित करेगा, जो भी जख्म में। हाँ, अभी एक और सवाल जैसे होता है कि अगर पेशेंट के जख्म से यानी एपिजोटोमिक वुंड से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड हो रहा है, या जैसे क्लेद है, पर्स फॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको थोड़ा सा पहले यानी टब में बिठाने के पहले इसको क्लीन करें और बाद में भी उसको क्लीन करें, अच्छे से ड्राई होने दें। और अगर बहुत ही ज्यादा पर्स है तो उस अवस्था में इसको ना करें। बट अगर जैसे व्रण थोड़े सूखने की स्थिति में है और ईचिंग हो रहा है तो इस कंडीशन में आप कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आप पर, आप कैसे उस प्रत्यक्ष उस ऊन का आप अंदाजा लेकर इसमें आप इसको कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। अगर थोड़ा सा पर्स या वहां पे क्लेब जम गया होता है तो भी करिएगा। उल्टा आप उसमें करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। त्रिफला के, दशमूल के या पंचवल्कल के, उदुम्बर के कर सकते हैं, लोध्र डालिएगा, मंजिष्ठा डाल सकते हैं। तो सूजन और क्लेश श्रम करने कम करने वाले द्रव्यों का इस्तेमाल आप लोग इसमें कर सकते हो। तो सूती का परिचर्या में इस प्रकार से इन द्रव्यों का प्रयोग करिएगा। आगे डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया के लिए बहुत ही बेहतरीन सा उपाय है और बहुत सिंपल है। आई थिंक अगर मेंसेस के पहले पेशेंट को अगर आपको जैसे लड़कियां बहुत है आजकल मेंस्ट्रुअल पेन को लेकर, तो डिस्मेनोरिया की केसेस में आप इसको ना पहले यानी डेट के पहले ही आप स्टार्ट कर दीजिएगा 7 डेज। बहुत अच्छे से आपका पूरी कटी एरिया और पूरा मतलब एक जो गर्भाशय का एरिया है, अपत्य पत्री पूर्व के ऑर्गन्स, ये सारे वहां पर स्मूथ हो जाएंगे, वातदोष का शमन हो जाएगा। एंड बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा इस अवगाहन टब का। तो मेरे विचार से इसमें आप करिएगा, इस प्रकार से इसको बेस्ट रहेगा। दशमूल का कषाय यूज कर सकते हो आप, इसमें रासना एरंड कषाय यूज कर सकते हो आप, इसमें धन्वंतर तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे लगता है तेल का भी इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो भी आपके पास अवेलेबल तेल हो, आप इवन आप नारियल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुनगुना तेल होना चाहिए। हमारा उद्देश्य स्मूथ कराना, वात का शमन करना, तो कोई भी तेल चलेगा। बट बेहतर रिजल्ट्स के लिए आप कोई वात शमन वाला तेल लीजिएगा, जैसे धनवंतर तेल ले सकते हो। पित्त वाली थोड़ी प्रकृति है तो चंदन बला दीजिएगा। आप रासना एरंड कषाय ले सकते हो, दशमूल का भरट बनाकर कषाय बनाकर ले सकते हो आप। इसमें थोड़ा इप्सम साल्ट भी डाल सकते हो डिस्मेनोरिया के लिए स्पेसिफिकली। डिस्मेनोरिया में बहुत सारी समस्या ऐसे होती है कि ट्रीटमेंट कैसे प्लान करें। यानी पेशेंट अगर खास करके ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो, पेशेंट कोई पंचकर्म नहीं चाहता हो, पेशेंट को तुरंत रिजल्ट चाहिए हो, तो इसमें आप इस प्रकार से अवगाह स्वेद करवाइएगा। स्वेदन से एक तो अगर थोड़ा सा आम है और कुछ उसके कारण पेन हो रहा है तो वो भी कम हो जाएगा, वात का शमन भी हो जाएगा। एंड मुख्य रूप से पेशेंट को बहुत बेटर फील करेगा, उसका स्ट्रेस भी रिलीव हो जाएगा। क्योंकि डिस्मेनोरिया में मैंने देखा है कि पेशेंट काफी स्ट्रेस में रहते हैं, डेट आने वाली होती है तो उनका स्ट्रेस बढ़ता है।
और कुछ लोग तो मतलब पहले 2 दिन तो छुट्टी लेकर ही घर पर बैठ जाते, इतना उनको सीवियर पेन रहता है। तो उस प्रकार से थोड़ा सा इसमें ये विचार करिएगा, ठीक है। कोई भी अगर ऊंड है, जख्म है, जैसे मैंने बताया स्तुति का जन्म है, तो आप इसमें गर्म पानी के साथ करिएगा। गर्म पानी से भी करते हो तो बेस्ट है। इवन मैं बताऊं आपको, कई सारे रुग्णों में तो केवल इस प्रकार से अवगाहन से फर्क पड़ जाता है। बुध अर्श के लिए, अर्श में तो हम लोग केवल उसमें हल्दी भी डालकर दे तो भी चलता है, हल्दी भी डालने को लगे। कोई जख्म हो तो उसमें दशमूल हल्दी, देखिए ये एक्सटर्नल थेरेपी है। आई डोंट थिंक इसमें 99% मैंने कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस या कुछ ऐसे नहीं देखा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूनिकंडू। यूनिकंडू में क्या यूज करेंगे बताइए, हर्षा जी है, शुभ्रा जी आप बताइए, डॉक्टर कुसुम पांडे जी, सुवर्णा जी, आप क्या विचार करेंगे यूनिकंडू में क्या यूज करना चाहिए? कुसुम पांडे जी आप भी बताइए, आपका भी काफी अनुभव रहा है। तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फेसबुक के बजाय अगर जूम में आ जाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है, ताकि हम आपको भी सुन सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकती है। तो यूनिकंडू में मुझे लगता है अरगवत कषाय का बेस्ट रहेगा। इसमें अरगवत काफी अच्छे से काम करता है। त्रिफला से भी योनिकंडू के लिए बेस्ट होता है। पंचवल्कल का भी आप अवगाह दे सकते हैं। नेक्स्ट है कफज योनि व्यापक या जो भी सिक्रेशन है, इसमें भी त्रिफला और पंचवल्कल का आप तो यूज कर सकते हो, काफी सुंदर रिजल्ट आपको मिलेंगे। योनि दुर्गंधि, योनि दुर्गंधि में किस प्रकार से अवगाहन करें? चंदन का आप यूज करेगा, चंदन का काढ़ा, जो भी सुगंधित द्रव्य है उसमें डाल सकते, बस कोई जैसे इसमें इरिटेट करने वाला नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नीम के पत्ते, यस मैम वेरी गुड, नीम के पत्ते डालकर भी बेस्ट तरीके से ये हो सकता है। दुर्गंधि में भी आप डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पित्तज योनि व्यापक। पित्तज योनि व्यापक में क्या यूज करेंगे? गुरुचि पंचतिक्त चूर्ण का कषाय। पित्तज में आप चंदन बला लाक्षादि का भी तेल गर्म करके भी दे सकते हो इसमें। पित्तज योनि व्यापक या जैसे सूजन जन्य हो, पीआईडी हो और इन्फ्लामेशन हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, एडिनोमायोसिस हो, तो आप इस प्रकार से करिएगा। इवन थोड़ा सा सर्वाइकल मतलब इन्फ्लेमेशन हो प्राइमरी स्टेज का, तो वो भी काफी अच्छे से काम होता है। पित्त जीवनी पद में गुरुचि का कषाय, पंचतिक्त चूर्ण का कषाय, चंदन बला लाक्षादि तेल का उपयोग, चंदन आदि तेल का प्रयोग करेगा। श्वेत प्रदर बहुत ही कॉमन समस्या है, इसमें पेशेंट घर के घर में करता है तो काफी राहत मिलती है पेशेंट को। इसमें जो सिक्रेशन से और बाकी जो भी लक्षण होते हैं ना, कंडू दुर्गंध वगैरह, वो भी कम हो जाएंगे श्वेत प्रदर या डिस्चार्ज में। और त्रिफला कषाय, पंचवल्कल कषाय काफी सुंदर तरीके से इसमें इनका काम होता है, तो वहां पर आप इसका भी प्रयोग कर सकती है, बेस्ट आपको रिजल्ट इसके मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है इन सभी डिसीजेस के साथ साथ मैं आपको मेनोपॉज का एक बताना चाहूंगी। मेनोपॉज में जो वात का, इट इज अ ट्रांजिस्टिंग फेज, पित्त जनित अवस्था से वात की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो काफी ड्राईनेस की समस्या होती है, कुछ में इन्फ्लामेशन की समस्या होती है एज पर अकॉर्डिंग टू दोषा। सो इसमें तो स्नेह अवगाह दीजिएगा आप। ऑयल प्रोसेस करके, अगर जैसे आप खुद से भी इसमें जो डिजायर्ड लक्षण है उसके हिसाब से अगर बनाकर तेल बनाकर देती है, तो पित्त शमन के लिए कोई मुझे नहीं लगता इससे अच्छा, बहुत ही सुंदर एक ये सोडेशन का बेहतरीन तरीका है। और ये आप स्नेह अवगाह करेंगे मेनोपॉज में, तो पेशेंट में जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस है, नींद ना आना है, मूड डिस्टर्बेंसेस है, वो भी सारे इसमें समस्या वो भी सारी कम हो जाती है। तो यू कैन गो विद दिस शमन, आप स्नेह अवगाह का प्रयोग करें। मैं यहाँ पे अभी तेलों की बात करते हैं, अभी तेल कौन से कहाँ पर कौन से डिसीज में यूज करेंगे, तो बिल्कुल वही डिसीज वाइज, जैसे आप सुतिका में अगर कोई तेल करना चाहते हैं तो मेरे विचार से दशमूल तेल का प्रयोग, दशमूल बेस्ट वात शमन करेगा। डिस्मेनोरिया में भी दशमूल भी काम करेगा, वहां पर आप सहचर का दे सकते हो, आप वहां पर आसना एरंड तेल का प्रयोग कर सकते हो, आप वहां पर बला अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हो। डिस्मेनोरिया में कोई इन्फेक्शन हो, थोड़ा जात्या भी तेल डालकर भी इसमें ये करा अवगाहन करा सकते हो। धानवंतर तेल का आप डिस्मेनोरिया में उपयोग करिएगा, बेस्ट धनवंतर तेल या जैसे नारियल तेल का करिएगा जहां पे पित्त संप्राप्ति हो। तो जैसे हम लोग रेगुलरली तेल यूज करते हैं उसके साथ भी आप स्नेह अवगाह दे सकती है। ये दूसरा एक आजकल बड़ा ही यूज किया जाता है,
मूर्धनी तेल करके, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में यूज करते हैं आप, ये भी काफी तेल माना है, और ये मुख्य रूप से आपकी इंद्रियों को भी बल देता है, और इसीलिए मुझे लगता है ये इंद्रियों का बल, हमें मेनोपॉज में इंद्रियों का बल बढ़ाने के लिए काफी इसका बेस्ट तरीके से उपयोग होता है। फिर बाकी के जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेकर स्पाइनल पेन, नेक पेन, मन्या पेन, कटीशूल, सभी में भी आप इस प्रकार से, अभी मैंने आपको केवल स्त्री रोग में जैसे टब में बिठाया था, तो बड़ा सा आप जैसे टब लीजिएगा और उसमें आप इच्छित जो भी तेल या काढ़ी डालकर आप इसमें अवगाहन स्वेद कर सकती है। आप हम लोग इसका प्रयोग जो बैक पेन के लिए कर सकते हैं। मेनोपॉज में भी काफी तरीके से एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, और जो बोन मास होता है वो कम होने लगता है, बोन की ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, और इस प्रकार से धीरे 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 अस्थि धातु एक क्षय जनित अवस्था में चला जाता है। तो इस अस्थि धातु का पोषण करने के लिए, अस्थि धातु का तर्पण करने के लिए यू कैन यूज, इवन दो आप इसमें दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप तेल का, दूध का, काढ़े का, जो भी चाहे आप इसको टब में रखिएगा अच्छे से। और जैसे अब हम लोग बच्चों में वजन बढ़ाने के लिए या पैरालिसिस के पेशेंट में पक्षाघात में पिंड स्वेदन कराते हैं, तो वैसे भी आप इसमें पेशेंट को वजन बढ़ाने के लिए कहिएगा। और पेशेंट में कोई पैरालिटिक सिम्टम्स दिख रहे, पार्किंसोनिज्म, अभी अभी मैंने 2-3 लेडीज को देखा, और यंग एज में ही, बहुत ज्यादा एज भी नहीं थी उनकी, 45 की एज में ही थी वो, तो उनके इसमें पार्किंस के लक्षण मिल रहे थे। तो उसमें भी आप जैसे स्ट्रेस के कारण या धातु क्षयजन्य अगर वात प्रकोप है, तो आप इसमें इस प्रकार से कर सकते हो। दूध का, जो भी काढ़े का, तेल का अवगाह स्वेद करिएगा। बहुत सिंपल सा ये थेरेपी है। स्पाइनल आपके इसको स्पाइनल कॉर्ड को सूतनिंग कराने के लिए भी कर सकते हो। ये मतलब इतना अच्छे से रिजल्ट देगा। जैसे कई बार कंटाला आ जाता है ना पेशेंट को कि पंचकर्म करके, तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि पेशेंट का पोषण भी हो, नरिशमेंट भी मिले। तो जैसे अस्थि धातु, स्पाइनल कॉर्ड और पूरे आपके इसको अच्छे से बल देने के लिए आप ऐसे, इसमें आप शीर को भी ये मिल जाता है ना। अगर आप इसको पेशेंट को लिटा देते हो, अगर आप पेशेंट नहीं चाहता है बालों को दे खराब करना, तो आप इसको कैप लगा कर ये कर सकती है। और बट अगर पेशेंट चाहता है तो आप इसको पूरी तरीके से इस प्रकार से इस गर्म तेल, पानी, काढ़े, दूध में पेशेंट के बालों के साथ भी इसको लिटा सकते हो। तो मन्या पर भी होगा और बालों का यानी मस्तिष्क का भी सूतनिंग हो जाएगा। तो पक्षाघात से लेकर नर्वस सिस्टम के सारे जो भी पैरालिसिस वगैरह सारे जो भी डिसीज होते हैं, उसमें भी इस प्रकार से आप ये अवगाह टाइप का जो स्वेद है उसको करा सकते हो। पिंड पत्र पोटली स्वेद वगैरह जो होता है, जो हम स्टिफनेस, स्वेलिंग के लिए करते हैं, पेन के लिए करते हैं, उन सभी का भी वही उद्देश्य रहता है कि दोषों का शमन हो जाए। तो बस यहाँ पर भी तो वही सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसको भी आप इस प्रकार से कर सकते हो। जो केरला में अन्न का लेपन किया जाता है, या चूर्ण पिंड स्वेद या जम्बीर पिंड स्वेद वगैरह किया जाता है ना, तो इस जैसे क्षीरधारा करते हैं, परिषेक के रूप में करते हैं, तक्रधारा करते हैं, सोरियासिस में वगैरह तक्रधारा काफी बेस्ट रहती है, और हेडेक वगैरह माइग्रेन के लिए भी करते हैं, धान्याम्ल धारा करते हैं। तो बस उसमें हम लोग उसमें क्या करते हैं ना, परिषेक में कंटिन्यूसली पोर करते हैं, स्पेसिफिक जगह पर करते हैं, कटी पर, बन्या पर, जानू पर, सिर पर, जहां पर भी कोई संप्राप्ति होती है। बस इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही उद्देश्य आपका हो जाता है। तो मुझे लगता है आप इस तेल धारा के समान ही इस अवगाहन का प्रयोग कर सकते हैं, इस अलग अलग डिसीजेस में इसको करें। बिल्वादी, बिल्व जैसे गृहिणी वगैरह डिसीज में बिल्व का काफी अच्छा ये होता है ना, बिल्व ग्राही कार्य करता है। तो बिल्वादी कषाय का आप काढ़े का अवगाहन जो गुदार्श है उसमें का अच्छे से रिजल्ट देता है। इसके ऊपर कुछ रिसर्चेस भी हुए हैं, तो वहां पर आप कर सकती है। ये आप ऐसे मत सोचिए कि अवगाहन करने से केवल पेन कम होता है। ये आपको डीप रिलैक्सेशन, माइंड को कूल, सत्वगुण को बढ़ाना, आपका पेनफुल यूरिनेशन भी रिलीव होता है अगर आप इसको करते हो ना। जैसे मेनोपॉज में भी महिलाओं में मसल्स जो होती है, पेल्विक फ्लोर के मसल्स, बूथ पेरिनियम के मसल्स काफी वीक हो जाते हैं, छींकने पर, खांसने पर यूरिन छूट जाता है, यूरिन लीकेज हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग केगल्स एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, या इस प्रकार से टब बाथ बताते हैं। तो मुझे लगता है ये काफी सुंदर तरीका है। इसमें इस प्रकार से यूरिनेशन का पेन भी रिलीव होगा, एंग्जाइटी रिजुनेशन, आप सेक्सुअल पोटेंसी भी बढ़ जाएगी, मस्कुलर पेन भी कम होगा, जॉइंट पेन भी कम होगा।
तो यू कैन डू इट विथ सभी आर्थराइटिस वगैरह में तो करते हैं लोग, साइटिका में। हाँ, एक और बताऊंगी मैं, अवगाहन श्वेत कैन रिलीव कॉन्स्टिपेशन टू। कॉन्स्टिपेशन अगर ओल्ड एज वाले पेशेंट्स में हो, मेनोपॉज में हो, तो इसमें तो क्रॉनिक अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो मुझे लगता है इसमें तो काफी सुंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। कॉन्स्टिपेशन में आप जरूर करिएगा। कॉन्स्टिपेशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगी तेल का करें, कोई भी लाइक सहचर तेल का करे, महानारायण तेल का करे, दशमूल का करे, कोई भी अच्छा सा वातशमन हनुमंतर तेल का करे। तो इसमें क्या होगा ना, मतलब पूरा उसका बैक एंड थाइस, पूरे शरीर का ही सूदनिंग हो जाएगा, वाता का शमन हो जाएगा, तो मल निकालने के लिए अच्छा है। न्यूरैल्जिया का पेन, उसमें करिएगा। डिसीजेस ऑफ हिप, लो बैक, स्पाइन, डीप मस्कुलर रिलैक्सेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इवन प्राइमरी या अमेनोरिया में भी मैं आपको बताती हूँ। अमेनोरिया में एक दो केसेस में हम लोग काफी थक चुके थे कि लाइक मेडिसिन देकर, बट थोड़ा सा मैंने इसमें ये भी प्रयोग करवाया था, अवगाहन श्वेत का, धारमंतर तेल का दिया था, और उसको ये तेल डालकर उसको 7 दिन का दिया था। बहुत अच्छे से इसमें रिजल्ट मिला था। यानी मेंस्ट्रुअल इंड्यूस, मेंसेस इंड्यूस करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी वही होता है ना, अमेनोरिया क्यों है, एक तो धातुक्षय भी कारण होता है, कभी कभी अवरोधजन्य स्थिति भी होती है, कभी बाकी सारे जो कारण होते हैं, हार्मोन्स की स्थिति का भी बड़ा ये रहता है इसमें महत्वपूर्ण एरिया। तो उस तरीके से इस प्रकार से उसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। और ऐसे कई सारे तमाम सारे डिसीजेस होते हैं जिसमें हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अवगाह ये केवल कुछ हम लोग केवल पाइल्स में या जहाँ पे भी कुछ पेन है इसमें ही करें, आप अमेनोरिया में भी कर सकते हो। अमेनोरिया में मैम आप ना पूरी बॉडी का दीजिएगा, आप ना पूरी बॉडी का दीजिएगा। अमेनोरिया में पूरी बॉडी का ही देना आपके लिए बेस्ट रहेगा। यस यस मैम, आइए आइए नीलम जी, आइए, सॉरी। यस डॉक्टर नीलम आइए मैम, आपका पेशेंट कैसा है जो इसका पेन था, ब्रेस्ट मैस्टाइटिस वाला केस था? यस यस शुभ्रा जी, और बताइए इसमें कैसे विचार करें, और कौन से डिसीज में? मुझे लगता है करीब करीब सारे इसमें आप इसको दे सकते हो, सारे डिसीजेस में। यू आर मतलब जो प्री कंसेप्शनल तरीके से भी आप ट्राई करते हो तो उसमें भी आप दीजिएगा ना, बेस्ट रहेगा ये तो एक्सटर्नली आपको करना है, हील करेगा। यूरिनरी सिस्टम के लिए भी बेस्ट है मैम। इसमें आप इवन मुझे लगता है अगर हम लोग जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन यूरिन है या ये नहीं हो रहा है ना, वहां पे ओवाइडिंग के प्रॉब्लम से मूत्रपुच्छ है, इसमें अगर आप देते उसमें आप तृणपंचमूल का कषाय का करके देखिएगा, तृणपंचमूल का कषाय का अवगाहन देकर करिएगा। आई थिंक कि उसमें काफी रिजल्ट मिले अवगाहन से। वात का शब्द देखिए, वा जैसे मूत्र व स्रोतस के जो भी व्याधि है, मूत्रपुच्छ है, तो ये तो वात का ऑब्स्ट्रक्शन ही है, वात कुंडली का ही है ना, तो क्यों ना हम लोग इसमें भी वो ट्राई करें, वो तो बेस्ट ही रहेगा, वात का शमन हो जाएगा। तो इसलिए उसमें भी आप कर सकती है इसका प्रयोग, तो करिएगा जरूर इसमें, इस प्रकार से मूत्र व स्रोतस की व्याधियों में करिए, बेस्ट रहेगा। मैंने लिंक शेयर कर दी है इसमें, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं आप उसमें जुड़ सकते हैं। डॉक्टर हर्षा जी, शुभ्रा जी और बाकी जो भी सारे लोग हैं हमारे डॉक्टर्स है, आप जरूर इसमें अपना योगदान देते रहिएगा। ऐसे ही फाइल्स और बाकी तो है ही, वो तो है ही सारा। अगर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे है तो मत करिएगा, और बाकी प्रेगनेंसी में भी ज्यादा नहीं, लास्ट महीने में करिएगा। स्किन डिसीजेस है तो अवॉइड करें आप इसको, स्किन डिसीजेस में अवॉइड ही करना होगा, वो तो अच्छा ही रहेगा।
स्किन डिसीजेस में अगर आप इसको अवॉइड कर देते हो। देखिए, मैं एक बार रिपीट करती हूँ, ये सूजन कम करेगा, हीलिंग को प्रमोट करता है, सभी प्रकार के महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यूरिन की प्रॉब्लम्स, पाइल्स, मेंटल रिलैक्सेशन, पेनफुल यूरिनेशन, जॉइंट पेन, वात, योनि व्यापत, हेल्प्स एज अ रसायन, एंजाइटी, डिप्रेशन में भी। यस यस, 20-25 लीटर ऑयल लग जाएगा। यस यस मैम, बिल्कुल 20-25 लीटर तो बहुत ही ज्यादा होता है। आई डोंट थिंक 20-25 लीटर मैम, इतना तो नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यस, फिर इसमें काढ़े का देकर देखिएगा मैम, अगर बहुत ही ज्यादा मतलब कॉस्टली हो जाएगा ऐसे लग रहा है तो। शुभ्रा जी, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, काढ़ा और तेल मिलाकर ऐसे भी कर सकते हो, मतलब तेल ज्यादा इकोनॉमिकली इतना नहीं हो जाएगा, तो आप काढ़ा बनाइएगा, पत्ते भी डालिएगा जो भी डालने हैं, ऐसे त्रिफला वगैरह के, और बाकी भी डाल सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, स्पाइन, आर्थराइटिस, साइटिका में दे सकते हो, इंसोम्निया में, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फीचर्स, न्यूरैल्जिया, उसमें दीजिएगा। बस आपको हिपेटाइटिस या बहुत ही ज्यादा वीक है, मेंस्ट्रुएशन का टाइम है, उस पे ऐसे में नहीं देना है आपको, बाकी तो आप दे सकती है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये एक्सटर्नल ही है। बिल्व पत्र का जो है वो काफी अच्छा है मैम, बिल्व पत्र का अवगाहन अगर आप देते हो तो एक प्रकार से वेनस कंजेशन और स्पाज्म कम होता है, और इसीलिए गूद में इंटरनल स्पिंटर जो मसल्स होते हैं ना, उसका जो स्पाज्म है वो कम होता है इसके साथ, इसीलिए खास करके ये बिल्व पत्र का काढ़े का जो है वो हम लोग इसमें देते हैं, स्पाज्म कम करने के लिए। बिल्व पत्र का काढ़ा का एक स्मॉल स्टडी हुआ था, बेस्ट है उसका रिजल्ट तो। यस, और किसी का कुछ इसमें हो तो बताइए आपका। सो आई थिंक आज के सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से आप अवगाहन इस सिंपल मैंने लिया है एक बार, लाइक अवेयरनेस के लिए भी कहिएगा, या जैसे आप क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट प्लान कैसे कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि छोटी छोटी बातों से ही बड़ा बड़ा अच्छा सा ये हो जाता है। आप इसमें फिर आपको अगर ऐसे लग रहा है तो दूध का भी कर सकते हैं, मिलाकर करिएगा, मुझे लगता है मिलाकर कराना ज्यादा बेहतर रहेगा, पेशेंट को सुटेबल जैसा भी हो। पित्त के लिए जहाँ पे दाह बर्निंग वगैरह होता है वहां पे गुलाब का किया जाता है ना, गुलाब की पंखड़ियों का डालकर आप कर सकते हैं, जहाँ पे पेशेंट को बहुत ही बर्निंग सेंसेशन लग रहा है और जलन भी हो रही है बॉडी में, तो वहां पे आप गुलाब के पत्तों को डालकर कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसका चयन कर सकते हैं, तेल का वगैरह। और किसी का कुछ सवाल हो तो बोलिए प्लीज। मुझे लगता है सारे मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी है मैम इसका बहुत ही, मेंस्ट्रुअल पेन, और केरला में इसका काफी यूज किया जाता है, मतलब केरला में तो लाइक पहली बार मेंस्ट्रुएशन वगैरह आ जाता है तो जो सारा एक सेलिब्रेशन होता है, संस्कार होता है, तो उसमें तो बेस्ट ही रहेगा ये तो, मेनोपॉज में काफी है अच्छा। आप थायराइड में भी देखकर देखिएगा, मुझे लगता है उसमें भी बेस्ट रहेगा, थायराइड में भी। बस इसके साथ कोई अपघात ना हो ऐसे ये करिएगा, वो केयर करिएगा।
गाडी घेऊन चालू तू थांब. यस मैम. तो इस प्रकार से इसमें विचार करें अवगाहन का. हील पेन में भी काफी अच्छा है मैम. शुभ्रा जी हील पेन में करके देखिएगा, या आप जैसे पैरों का भी कर सकती है. पैरों का भी अगर आप तेल के साथ करती है तो भी काफी रिजल्ट मिलेगा आपको. पैरों पे भी जैसे हम लोग पादाभ्यंग का रिजल्ट मिलता है ना, वैसे आप कर सकते हैं ना पैरों के साथ. तो बाकी न्यूरalgia और वातशमन का भी हो जाएगा अगर आपको ऐसे इकोनॉमिकली लग रहा है तो वो भी कर सकती है. जैसे एक थोड़ा सा बॉडी के मतलब पीठ पर ये हो जाए इस प्रकार से कर सकती है वहां पर. कभी कभी पेशेंट को चक्कर आता है या कुछ बर्न वगैरह होता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होनी, ये करिएगा, केयर करनी पड़ेगी आपको. बीपी वगैरह मॉनिटर करके ही करिएगा. हाइपरटेंशन के पेशेंट में ना ही करे तो बेटर है. तो प्रिफरेबली टेम्परेचर तो उसका मुझे लगता है कि जैसे शरीर का जितना टेम्परेचर है उसके हिसाब से ही करना चाहिए. द्रव स्वेद में ही आता है ना ये सुडेशन. आप इसको मतलब नेक तक भी कर सकती है. पेशेंट को अगर नेक को नहीं करना है तो आप पेशेंट को बिठा कर करिएगा. जैसे भी मतलब टब अगर है बड़ा तो आप जैसे भी पोजीशन में वो कर सकती है. आप बिठा कर भी कर सकती है ना. बिठा कर करेंगे तो फिर सिर्फ कटी का नीचे का एरिया आ जाएगा. जैसे आपने अभी पूछा ना मेनोपॉज के लिए, तो कटी का नीचे का एरिया आ जाएगा. बाकी आप मतलब बाकी पोर्शन को ये नहीं कर सकती उसमें. आप क्या क्या करना है आपको, वो ठंडा वाला निकालना है फिर थोड़ा सा गर्म वाला डाल सकते हैं इसमें. और फिर बाद में अगर आपको ऐसे लग रहा तो जैसे बाकी प्रोसीजर्स में हम लोग शिरो परिषेक में या शिरो बस्ती में जैसे रासना चूर्ण लगा देते हैं ना, वैसे भी आप इसमें कर सकती है ना. रासना चूर्ण लगाकर रख सकती है आफ्टरवर्ड्स. बस चक्कर आना और बर्न ये इसके साथ होता है. तो अगर चक्कर वगैरह के अगर कुछ ऐसे लगे तो ठंडे पानी का परिषेक करना और पेशेंट को तुरंत पानी द्रव द्रव्यों का सप्लाई करना ये बेटर रहता है. तो आप मतलब एक बेटर वे से ये करके कर सकती है. आपको आधा करना है तो 10 लीटर लग जाएगा, 10 से 12 लीटर. और आपको पूरा ही लाइक सर्वांग करना है तो वो तो ज्यादा ही लगेगा. 30-40 लीटर भी लग सकता है काढ़े का अगर करना है तो आपको. तो पूर्ण सर्वांग के लिए तो तेल तो ज्यादा पड़ेगा नहीं, तो आप काढ़े का ही करिएगा इसमें. और फिर आपके इच्छित व्याधि के हिसाब से फिर इसमें आप मोल्ड कर सकती है. तो चलिए आज के लिए बस हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं. और जैसे मैंने शेयर किया है लिंक, तो आप हमारे इस सत्र से जुड़ते रहिएगा. काफी अच्छे से ये सत्र चलते हैं और आपको निश्चित रूप से फायदा होगा. हम लोगों से जितनी भी बात होती है, कोशिश होती है, उतना हम लोग यहाँ पे करने का प्रयास करते रहते हैं. ओके, चलिए फिर आज के लिए नमस्कार सभी को.